आप सभी को तो पता है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है और इतिहास को अगर कंगालने की कोशिश किया जाए तो राजा हरि सिंह के पीरियड से ही जम्मू कश्मीर इंडिया का एक इंटीग्रल टेरिटरी मानी जाती है। भले ही पाकिस्तान इलीगली पीओके को ऑक्युपाइड करके रखा है, लेकिन इतिहास गवाह है जम्मू कश्मीर इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन में होने के कारण या पाकिस्तान और चाइना जैसे देश के साथ बॉर्डर शेयर करने के कारण स्थिति कभी कभार बहुत गंभीर हो जाती है। ऐसे कई सारी खबरें जम्मू एंड कश्मीर को लेकर हम वर्षों तमाम सुनते आ रहे हैं। कभी टेररिज्म को लेकर, तो कभी इंसर्जेंसी को लेकर, तो कभी कश्मीर पंडितों की दुख भरी कहानी को लेकर। लेकिन दुख की बात यह कि दोस्तों, कभी कभार हमारे देश को प्रोटेक्ट करने वाले हमारे सोल्जर्स के मौत की खबरें भी हम ऐसे देखते ही रहते हैं। लेकिन उन सारी खबरों में से 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर के लिए सबसे गंभीर या चर्चा का विषय बनी रही है, जो 2019 में एब्रोगेट की गई है। और उस 370 आर्टिकल का एबॉलिशन को लेकर 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट सुनाई है। नमस्कार, मैं हूं रवि और आपको मेरे यूट्यूब चैनल माई मैसेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 क्या है और उस आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली क्या वर्डिक्ट दिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आर्टिकल 370 में क्या क्या प्रोविजंस है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये सब सवालों के जवाब डिस्कस करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी होती है कि दोस्तों जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या है। 14 अगस्त 1947 जब इंडिया आज़ादी मिली थी तब पाकिस्तान इंडिया से तो अलग हुई थी, लेकिन जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे, कौन भारत में रहेगा कौन पाकिस्तान में रहेगा, उसको लेकर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आकर खड़ी हुई थी। ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जो प्रोविंसेस थे वो तो इंडियन गवर्नमेंट को सौंपी दी गई थी, लेकिन 565 जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ब्रिटिशर्स इंडिपेंडेंट छोड़ दिए थे ताकि वे सारे प्रिंसली स्टेट डिसीजन खुद ले पाए कि पाकिस्तान या इंडिया के साथ रहेंगे। भारत जब इंडिपेंडेंट देश बनती है तब कई सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के दौरान एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसी को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का उन सारे प्रिंसली स्टेट को रीयूनिफिकेशन करने के लिए अपना जी जान लगा दिए थे। ऐसे ही दोस्तों जम्मू कश्मीर को भारत के पार्ट बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लेकर जाते हैं कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह के पास। लेकिन राजा हरि सिंह भारत का स्वतंत्रता मिलने के बाद जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब 20 अक्टूबर 1947 को आजाद कश्मीर सेना पाकिस्तान सेना के साथ मिलकर कश्मीर के ऊपर अटैक करती है और कई सारी टेरिटोरी को कब्जा में ले लेती है, जिसके कारण राजा हरि सिंह के पास भारत को मदद मांगने की अलावा और दूसरा रास्ता नहीं था। और आगे जाकर राजा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला के सहमति से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करते हैं। उसके बाद ही दोस्तों कश्मीर इंडिया का एक पार्ट बन जाती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अनुसार 3 विषय पर ही भारत को सौंप दिया गया था जहां पर भारत का संसद लॉ बना सके। वो 3 विषय था डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि उन 3 विषय पर ही भारत का संसद लॉ बना सकते हैं कश्मीर के लिए। भले ही उन कंडीशन के साथ कश्मीर इंडिया के साथ मर्ज हो जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर कई सारी इंटरनल डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलती है। 30 अक्टूबर 1947 राजा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला को एज ए प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद 5 मार्च 1948 को जम्मू कश्मीर में एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनती है, जिसका प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला ही बनते हैं। और शेख अब्दुल्ला को ही रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो जम्मू कश्मीर के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। इसी वक्त के दौरान दोस्तों जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल कई बार कश्मीर इशू को लेकर बातचीत करते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल और शेख अब्दुल्ला के बीच में भी आर्टिकल 370 के विषय को लेकर कई बार लगभग 5 महीना से ज्यादा बातचीत भी होती है।
उसके बाद 15 अप्रैल 1949 को दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर में नेहरू, शेख अब्दुल्ला और सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलकर कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया के साथ विलय होने के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद 18 मई 1949 को नेहरू एक चिट्ठी शेख अब्दुल्ला को लिखते हैं कि सिर्फ 3 विषय को छोड़कर बाकी विषय पर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ही काम करेगा, उस पर इंडियन गवर्नमेंट सहमति है। लेकिन 16 जून 1949 को एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलती है। ट्विस्ट ये थी कि दोस्तों शेख अब्दुल्ला, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग, मौलाना मोहम्मद शाहिद मसूदी और मोतीलाल बांगड़ा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्वाइन करते हैं और 306A यानी कि 370 आर्टिकल के बारे में बात करते हैं और एक ड्राफ्ट बनाने के लिए भी अपना सहमति जताते हैं। तो जाहिर सी बात यह कि दोस्तों तभी के समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इस इशू के बारे में बताया जाएगा, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उसके अगेंस्ट में थे और ड्राफ्ट बनाने के लिए मना किए थे, जिसके कारण ड्राफ्ट बनाने के लिए जिम्मेदारी एक IAS ऑफिसर को सौंपी जाती है जिसका नाम था गोपाल स्वामी अयंगर, जिन्होंने 6 साल राजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे और उनको जम्मू कश्मीर के प्रॉब्लम के बारे में भी अच्छा खासा ज्ञान था। और आगे जाकर दोस्तों 17 अक्टूबर 1949 में कश्मीर के बारे में उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश की जाती है और उसको अडॉप्ट भी की जाती है और उस आर्टिकल का टाइटल रखी जाती है टेम्पोररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन। गोपाल स्वामी अयंगर के अनुसार आर्टिकल 306 जिसको 370 भी कहा जाता है एक इंटरिम सिस्टम है, यानी कि एक टेम्पोररी सिस्टम है, यानी कि आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बदल भी सकती है और 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट की जाती है, जहां पर 370 आर्टिकल को भी अडॉप्ट की जाती है और आगे जाकर 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट की जाती है, जहां पर आर्टिकल 370 भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपना जगह बनाती है। यह था दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 का इतिहास। ऐसे ही दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 370 का प्रोविजन पार्ट 21 के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाती है और जिसका टाइटल रखी जाती है टेम्पोररी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन। अब दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर आर्टिकल 370 के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 370 आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देती है और जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक स्पेशल फ्लैग होने का स्वतंत्रता भी देती है और साथों साथ एक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म भी है जहां पर स्टेट का ऑटोनॉमी रहेगा, यानी कि कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। और ऐसे ही दोस्तों आर्टिकल 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर का अपना संविधान भी रहेगा और इसका प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं चलेगा और इंडियन पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर का नाम, क्षेत्रफल, बॉर्डर को राज्य सरकार के बिना अनुमति में चेंज नहीं कर सकती है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जम्मू एंड कश्मीर में ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। साथ ही साथ आर्टिकल 370 के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे कोई भी कानून लगा नहीं सकता है और ऐसे ही कई सारे प्रोविजंस है आर्टिकल 370 के अंदर। लेकिन साल 2019 अगस्त 5 ये वो तारीख था दोस्तों जब सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 370 को रिमूव करते हैं और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटोरीज में तब्दील करती है। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। India's government has made a significant move to take direct control of the state of Kashmir. It will try to revoke a part of the constitution which gives India's only Muslim majority state the right to run its own affairs. Opposition parties have called this one of the darkest days for Indian democracy as the government proposed to revoke the special status enjoyed by Jammu and Kashmir. लेकिन प्रेजेंटली 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए और ऐसे प्रिविलेजेस एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि ना कि वहां स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, ना कि इलेक्शन वगैरह कंडक्ट होती है। सिर्फ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया गया है और पूरे यूनियन टेरिटोरी का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाती है। और ये बात यानी कि 370 आर्टिकल का अब्रोगेशन कुछ लोग या पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिसाइज करते हैं और ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल भी बताते हैं और उन लोगों का कहना यह कि धारा 370 उच्छेद होना गलत डिसीजन था। हालांकि जब 370 आर्टिकल रिमूव किया गया था तब कुछ नोटिस इशू भी नहीं की गई थी और कम्युनिकेशन ब्लॉकआउट भी की गई थी और कई सारे लोकल लीडर्स को हाउस अरेस्ट की गई थी। तो ये सारे गवर्नमेंट का एक्शन के लिए जम्मू कश्मीर का कुछ लीडर्स सुप्रीम कोर्ट को कुल 23 पिटीशन फाइल करते हैं 370 आर्टिकल का एब्रोगेशन के अगेंस्ट,
यानी कि उन सारे लोगों का कहना ये कि जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल को अबलिश करके गवर्नमेंट उनके अधिकार को या लिबर्टी को छीनने की कोशिश करी है। उन सारे पिटीशन को कंबाइन करके 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का एक बेंच एक इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट सुनवाई करती है और 5 जजेस का यह बेंच लिटरली कहती है कि जो 370 आर्टिकल को रिमूव किया गया था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी बल्कि लेजिटिमेट थी। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 370 को एबोलिश करके कुछ गलत नहीं किए थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के द्वारा चेयर की गई ये बेंच का वर्डिक्ट बेसिकली 4 विषय पर इम्पोर्टेंस देती और ये हिस्टोरिकल वर्डिक्ट का पहला विषय ये कि जम्मू कश्मीर का कोई इंटरनल सोवरेनिटी नहीं है। यानी कि जो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस था और सेपरेट फ्लैग था वो आज के समय में नहीं रहेगी, बल्कि एट दैट पॉइंट जब जम्मू कश्मीर भारत का साथ मर्ज हुआ था तब ही ऐसे इंटरनल सोवरेनिटी जम्मू एंड कश्मीर के पास होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का सेकंड वर्डिक्ट ये कि 370 आर्टिकल एक टेम्पोररी प्रोविजन है, यानी कि जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ कॉन्स्टिट्यूशनली इंटीग्रेशन होने के बाद 370 आर्टिकल का रिमूव भी की जा सकती है। और थर्ड पॉइंट की तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया है कि सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कंडक्ट किया जाए। और फोर्थ पॉइंट के तहत जस्टिस संजय किसान कौल के द्वारा ड्राफ्ट की गई वर्डिक्ट कहती है कि जम्मू कश्मीर में एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन सेटअप किया जाएगा जो कमीशन की इन्वेस्टिगेशन करेगा और रिपोर्ट बनाएगा ह्यूमन राइट वायलेंस के खिलाफ और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज स्टेट एक्टर या नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि टेररिस्ट के द्वारा की जाती है उन सारी चीजों को रेगुलेट किया जाएगा। आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश किया जाए तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 4 विषय पर वर्डिक्ट किया है। अगेन मैं बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का इंटरनल सोवरेनिटी नहीं होगी और दूसरा पॉइंट ये कि 370 इज टेम्पररी प्रोविजन एंड तीसरा पॉइंट ये कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड विद इन सितंबर 2020। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पांसिबिलिटी ये कि क्या वहां इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा या नहीं। हालांकि ये एक्सपेक्ट की जाती है कि प्रोबेबली जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे सुप्रीम कोर्ट का ये हिस्टोरिकल जजमेंट क्या है और क्यों जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और आप भी बताइए दोस्तों जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट के बारे में आपका ओपिनियन क्या है। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो ऐसे ही वीडियोस मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।